ममता दीदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। लालू यादव कहते हैं देश की रक्षा करनी है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। अरे वो लालू यादव जो कई केसेज में कन्विक्टेड हैं, 10 साल जेल में रह चुके हैं। जितनी ये पार्टियां हैं, इन्होंने कोई अपना एजेंडा भी नहीं दिया है। एजेंडा है मोदी हटाओ। वो पार्टियां जो अपना घर नहीं बचा पा रही हैं और वो कहती हैं वो मोदी से लड़ेंगे, मोदी जी का मुकाबला करेंगे। 2024 में नंबर 1 मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये जो नए नए हिस्ट्री सीटर निकल रहे हैं और मारे जा रहे हैं, मोटे तौर पर हम जानना चाहेंगे कि इनके पीछे क्या कुछ ऐसा सिंडिकेट काम करता है जिसकी वजह से ये लोग इतना मजबूत हो पाते हैं। शुरुआत में तो कांग्रेस, लेकिन बाद में जो पूरे माफिया क्रिमिनल रहे उसको जो माननीय बनाया, सुरक्षा कवच दिया, वो दिया समाजवादी पार्टी ने। आज माफिया दुम दबाए बैठा है, हैसियत नहीं हो रही है कि जेल से बाहर आ जाए। वो कहते हैं नहीं साहब हम जेल में ही सुरक्षित हैं। तो जोगी मॉडल जो है यही एक तरीका है विकास और अपराधियों में खौफ, जो उत्तर प्रदेश में चरितार्थ हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। विपक्ष ने इंडिया नाम रखा यूपीए गठबंधन का। उसके पीछे क्या कुछ असल मायने हैं, ये जानने के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी मुस्तैद, किस तरह से काम कर रही है योगी सरकार, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष ने इंडिया नाम रखा, यूपीए नाम बदल दिया, क्या कुछ लगता है आपको कि यूपीए से इंडिया, उसके पीछे की वजह क्या कुछ आपको समझ में आई? ऐसा है, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है गठबंधन का इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको रखा इंडिया, और जानबूझ करके एक ऐसा नाम रखा जिससे लोग प्रभावित हों, इंडिया। अब इनसे कोई पूछे अगर ये हारते हैं तो क्या कहा जाएगा? इंडिया हार गया। देश का अपमान। जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय शब्द है लेकिन उसके साथ और भी शब्द हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके, क्योंकि ये गठबंधन तो सफल हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने जनता को, इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ये बनाया और नाम रखा है इंडिया। तो इसलिए ये गठबंधन जो है, ये इसमें कौन लोग हैं? कई लोग 4 सीटेड हैं और लालू यादव जी तो कन्विक्टेड हैं, सजा भी काट चुके हैं। मतलब क्या लोकतंत्र का ये रह गया, एक 4 सीटेड आदमी जो सजा भी काट चुका है, जेल से बाहर आया है, और वो भी इसमें एक मेन घटक हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं। तो जितनी ये पार्टियां हैं वो सब, इनका क्या एक और कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने कोई अपना एजेंडा भी नहीं दिया है। एजेंडा है मोदी हटाओ। अरे भाई मोदी हटाओ, लेकिन आप लोग करोगे क्या? तो ये जो है, ये गठबंधन ऐसा है जिनमें आपस में ही अंतर कला है। आप दिल्ली में देखिए, आप और कांग्रेस ये लड़ते हैं। पंजाब में तो इन्होंने गठबंधन किया और अभी से वहाँ लोग शुरू हो गए, कांग्रेस के लोग अगेंस्ट आप, अपनी पार्टी के खिलाफ। नीतीश कुमार जी उठकर चले गए बिहार, चूँकि हमारे राज्य के नज़दीक है, और वहाँ पर आरजेडी और इनमें कैसी चलती थी। और अभी सरकार तो है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सरकार में रहते हुए भी बोलते हैं। नीतीश कुमार जी जब अकेले बनाए, बीजेपी के साथ चलाए तो ठीक सरकार चली, लेकिन जैसे ही लालू यादव जी की आरजेडी आ गई, फिर वहाँ जंगल राज आ गया। वही आरजेडी जो बड़े बड़े माफियाज को पालती थी, शहाबुद्दीन को पालती थी, वो आगे तो वहाँ हो गया। बंगाल गया था मैं भी, जांच समिति थी, माननीय
रविशंकर प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष थे और हम 4 सांसद थे। वहाँ तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। पहले भी पार्टी ने मुझे भेजा था बीरभूम में, जब 10 लोग जिंदा जला दिए गए थे। फिर सितंबर 2022 में गया था, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बर अत्याचार हुआ था। 48 लोग मारे गए चुनाव के दौरान, और उसमें कांग्रेस के लोग मारे गए, बीजेपी के लोग, खैर हम तो मेन टारगेट हैं उनके, सीपीएम के लोग मारे गए। वहाँ पर आपस में लड़ते हैं, लेकिन चूंकि एक चुनाव लड़ना है और मोदी जी को हटाने का ये एजेंडा रखते हैं, तो वहाँ नहीं बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मारे जा रहे हैं कार्यकर्ता। ममता दीदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। मैं तो देख कर आ रहा हूँ। मैंने कुल मिलाकर के नटशल में कह सकते हैं, चुनाव में नंबर 1, नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देंगे। आपने नॉमिनेशन फाइल किया तो आपके घर पर तोड़फोड़ करेंगे, आपको धमकाएंगे। चुनाव आप लड़ गए तो आपकी हत्या कर देंगे, आपको पीटेंगे, आपका घर जला देंगे। और आप तब भी जीत गए तो वहाँ के अधिकारियों पर दबाव डाल के आपको जीतने का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। गुंडई तो यहाँ तक है कि आप जीत तो गए, आप दूसरे पार्टी को तृणमूल ज्वाइन करो। इसलिए हमारे इस अत्याचार के बावजूद भी हमारे 10,000 लोगों ने पंचायत चुनाव जीता। उसमें तमाम लोगों को पार्टी ने आसाम में रख रखा है। इनकी अत्याचारों से भाग कर लोग आसाम में बैठे हैं। भ्रष्टाचार को तो आलम ये है, इनके पार्थो चटर्जी, उनकी महिला मित्र अनिल का, अरे एक और हैं इनके मंडल। तो ये तमाम लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी ममता बनर्जी, डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाली, और वो उस स्टेट की जहां आपस में सीपीएम लड़ते हैं, ये लड़ते हैं, मारे भी गए। और ये लोग क्या बात करते हैं हमेशा, वोट पड़ना चाहिए किस पर, बैलेट बॉक्स पर, एटीएम से नहीं। और वहाँ बैटल बॉक्स, मीडियम देखा होगा, बैलेट बॉक्स लूटते हुए और रात में ही कब्जा कर लेना, मारना। 48 लोग मार दिए गए और अब भी वो आतंक जारी है। तो जहाँ प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया, और वो दीदी क्या कहती हैं, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। चुनाव में बड़ा हास्यास्पद है, चुनाव में जब फोर्स को कहा गया तो बंगाल ने कहा नहीं, हमको फोर्स की ज़रूरत नहीं है। फिर हाईकोर्ट में लोग गए तो हाईकोर्ट ने कहा पिछले बार जितना मिला उतना तो पैरामिलिट्री मांग लीजिए। अरे हम लोग तो, मैं भी पुलिस अधिकारी रहा हूँ, जब कोई बड़ी आयोजन होता था, चुनाव होता था, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मांगते थे। यहाँ कहा नहीं साहब, हमको ज़रूरत नहीं है। इसी मनसा पीछे थी कि बाहर का फोर्स नहीं आएगी, हम जैसा चाहेंगे करेंगे। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तब पैरामिलिट्री वहाँ गई। अब चूंकि फोर्स लगाना इनका काम है तो पैरामिलिट्री बैठी रह गई, उनको लगाया नहीं। पहली बार डीआईजी बीएसएफ को हाईकोर्ट में कहना पड़ा कि साहब हमको इन्होंने लगाया नहीं। तो जहाँ प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, वो उसमें ममता बनर्जी एज ए स्पोक्स पर्सन, वहाँ की एक आगे चैंपियन, और वो कहती हैं प्रजातंत्र बचाएंगी। लालू यादव कहते हैं देश की रक्षा करनी है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, नौजवानों किसानों एक बड़ा शब्द है, इनको बचाना है। अरे वो लालू यादव जो कई केसेज में कन्विक्टेड हैं, 10 साल जेल में रह चुके हैं, इन्होंने रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नौकरी दिया, बिहार के लोगों को ज़मीन लिखवा ली, उसी में भी इनके पुत्र तेजस्वी यादव भी हैं। ये भी चार्जशीट हो रहे हैं। पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। क्योंकि मुझे जानकारी इसलिए है, मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा हूँ 96 से 2003 तक, और आधा बिहार भी मेरे जुडिशन में था। तो ये जितनी ये पार्टियां हैं, इन सब में अंतरकला है, ये एक साथ कभी नहीं रह सकती। प्रत्येक आदमी को तो प्रधानमंत्री बनना है, इनका कोई प्रधानमंत्री का फेस तय नहीं है, केवल है खुद को बचाओ, परिवार को कानून के शिकंजे से बचाओ, उसके बाद मोदी हटाओ, भ्रष्टाचार करो। तो ये एजेंडा है, परिवारवाद चलाने का है, भ्रष्टाचार करने का। और जब एजेंसियां इनके पीछे पड़ती है तो कहते हैं साहब ये दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सब जो अंतरकला अभी
से उभर कर सामने आ गई। तो इसलिए जो इन्होंने नाम दिया है ये बहुत गलत है। कुछ और देते, लेकिन इंडिया नाम से जनता सब जानती, इस देश की जनता इनके कारनामे जानती है। जब जब सरकार इन लोगों ने बनाई, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, चाहे देवगौड़ा जी की सरकार रही हो, चाहे I.K. गुजराल जी की सरकार रही हो, साल डेढ़ से ज़्यादा ये चला नहीं पाए। तो ये गठबंधन ये टिक नहीं सकता, और इंडिया नाम इन्होंने जो दिया है वो बहुत गलत है और प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। और मोदी जी कि देश में विदेश में इतनी बड़ी उनकी ख्याति है, उनका आज पूरे देश की जनता उनको प्यार करती है, जिनका केवल काम है इस देश की रक्षा, पब्लिक की सुरक्षा, आर्थिक आधार से सबसे नीचे पायदान वाले को ऊंचे उठाना, करोड़ों मकान देना, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देना, कोविड में ना केवल भारत को बचाना, दुनिया को बचाना। ऐसा नेता जो दुनिया का नंबर 1 नेता है, इनका केवल इनमें खोट इनको दिखाई पड़ती है। ये कहते हैं प्रजातंत्र खतरे में है, और प्रजातंत्र का गला घोंटने वाले जो खुद कहते हैं इनका मनसा जो पहले करते रहे, बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटना, तो ऐसे लोग ये चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा ही ये हम कहेंगे ठगबंधन है, और ये ठगबंधन को इन्होंने दुर्भाग्य रूप से इन्होंने इंडिया नाम दिया है, जो चल नहीं सकता। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, विपक्ष का एक आरोप है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने सदन चल रही है उस दौरान उन्होंने कहा कि एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ेगा, और उसी को लगातार वो लोग उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं कि अब 38 पार्टियों का समर्थन लेना आखिर क्यों पड़ रहा है, कि अगर एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है तो 38 का समर्थन आखिर क्यों? ऐसा ये तमाम हमारे पहले हमारे साथ रहे हैं। हमारी पार्टी जो है अकेले जो है मेजॉरिटी में है, लेकिन जो एनडीए में मेंबर रहे हैं उनका सम्मान किया, कभी उनको इग्नोर नहीं किया। इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाने के बावजूद भी मंत्री पद दिया, उनको सम्मान दिया। तो ये कोई नए नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। ये नहीं कि हमारी जो है प्रसिद्धि बढ़ गई, हम जीतने जा रहे हैं तो अपने जो साथ रहे हैं उनको हम छोड़ दें, तो ये मोदी जी की नीति नहीं है। हम तो पूरे देश की बात करते हैं, इसलिए पूरे देश में जितने हमारे सहयोगी दल रहे हैं उन सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। कहना ये भी है कि विपक्ष जो है 26 दलों के साथ है, और 26 दलों का एकजुट होना यही देखकर 38 दलों को जोड़ा गया। मैंने बताया नहीं, ये नए नहीं हैं, ये पुराने हैं, ये सब हमारे सहयोगी हैं। और ये 26 दल तो कहने को है इनके। पंजाब में आप कांग्रेस लड़ रही है, हमारे चले थे प्रधानमंत्री बनने शरद पवार जी, अपना परिवार नहीं बचा पाए। और आज ही मैंने अखबार में पढ़ा नागालैंड में इनके साथ एमएलए थे, वो भी शरद पवार जी को छोड़ गए। तो वो पार्टियां जो अपना घर नहीं बचा पा रही हैं और वो कहती हैं वो मोदी से लड़ेंगे, मोदी जी का मुकाबला करेंगे। तो एनडीए हमारे पुराना संगठन है, और अपने सहयोगियों को हमने कभी छोड़ा नहीं, जोड़ा है, और यही मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 2024 चुनाव में सर क्या कुछ लगता है, कितनी सीटें जो है आप लोग लेकर आएंगे, क्या अनुमान? मतलब एक कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें जो ज़मीनी आकलन करते होंगे आप लोग, तो आपको कुछ चीज़ें फीडबैक के रूप में निकल कर सामने आती होंगी कि कितनी सीटों पर इस बार जो है चीज़ें बढ़िया हो पाएंगी, मतलब फुल मेजॉरिटी के साथ लगातार तीसरी बार। क्या कुछ आप लोगों के उस एनालिसिस में निकल कर आता है जब आप लोग मंथन करते हैं 2024 चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पहले अपने प्रदेश की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2019 में क्या हुआ था, सब लोग इकट्ठा थे। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियां इकट्ठा होकर लड़ी। कहा गया अरे साहब ये तो बैकवर्ड, दलित, ये जितनी पार्टियां हैं सब मिल गई कांग्रेस, तो बीजेपी हारेगी। क्या हुआ, अखिलेश जी 5 सीट पाए थे बड़े मुश्किल से, और उसमें भी परिवार की 1 सीट चली गई। अभी आप लिखकर नोट कर लें, समाजवादी पार्टी 3 सीट से ऊपर नहीं पाएगी,
हो सकता उतना भी न मिले। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो हमारा आज का जो अनुमान है, हम 70+ सीटें केवल उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। जो हाल बिहार का है, वहाँ भी हमारी सीटें पहले से अधिक आएंगी। बंगाल अभी हम गए, बंगाल में हालत ये है, सब लोग दुखी हैं, लेकिन बंगाल में अब की बार चुनाव जो होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराएगा। एक बार उत्तर प्रदेश में 2007 में समाजवादी पार्टी सरकार में वो होता था, बूथ लूटना, बूथ पर कब्जा करना, बैलेट पेपर से होता था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2007 का जो चुनाव हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, स्टेट फोर्स नहीं रहेगी। इसके बाद गांव में वोट रोक ना लें, वहाँ सेंट्रल फोर्सेज ने गश्त किया। स्टेट फोर्सेज कहा आप बाहर रहिए, बूथ के पार लॉ एंड ऑर्डर देखिए। और फिर क्या हुआ, समाजवादी पार्टी हारी। तो ये जो है, ये जो सीख है वो बंगाल में भी लागू होगी और वहाँ की जनता बहुत परेशान है। वहाँ के पुलिस कांस्टेबल्स, ऐसे हमने बात करते करते पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को इंक्रीमेंट तक नहीं मिलता। सेंट्रल की योजनाएं लागू नहीं हैं। यूपी में 40-50 लाख मकान बन गए, वहाँ मकान नहीं दीदी उसको लागू नहीं करती। किसान सम्मान निधि नहीं लागू करती कि लोग कहेंगे मोदी जी दे रहे हैं। तो लोग आजिज हैं। तो ये मान कर चलिए कि 2024 में नंबर 1 मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। और हमारी सीटें जो आएंगी एनडीए की, जो पिछला आंकड़ा रहा है उससे बढ़ना है, घटना नहीं है। ये तो सर तमाम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हो गई। कुछ चीज़ें हैं अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये जो नए नए हिस्ट्री सीटर निकल रहे हैं और मारे जा रहे हैं, नए क्या, ये तो मतलब बहुत पुराने समय से इनका बड़ा खौफ रहा है। आपने डीजीपी के तौर पे कार्य भी किया है उत्तर प्रदेश में। तो सर क्या कुछ इनका एक मोटे तौर पर हम जानना चाहेंगे कि इनके पीछे क्या कुछ ऐसा सिंडिकेट काम करता है जिसकी वजह से ये लोग इतना जो है इतना मजबूत हो पाते हैं और इस तरह से जो है आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते देते एक बड़े जो है पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टैंड हो जाते हैं और साथ ही साथ में ठेकेदारी, पॉलिटिकल और उसके बाद माफियागिरी का एक ऐसा कॉकटेल बनता है कि पूरा एकदम प्रचंड रूप से ये लोग अपना सब सारी चीज़ें, अपना पूरा सिंडिकेट चलाते हैं, मैनेज करते हैं। इसको सर तोड़ने के लिए क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं? लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, फिर भी कहीं न कहीं लोग बाहर से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। जैसे ये एक नाम आता है, बड़ा ही हाईटेक गैंगस्टर है बदन सिंह बद्दो, ऐसे ऐसे तमाम जो है। और इधर गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब मतलब जेल के अंदर से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है इनको कंट्रोलिंग में करने के लिए आपको एक मतलब, आप प्रशासनिक सेवाओं में लंबे समय से रहे हैं, तो आपकी एक मतलब एडवाइज़र के तौर पे आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इनको जो है कंट्रोलिंग पे रखा जा सकता है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक्चुअली कोई अपराधी बहुत दिन सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसे पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो। अब आइए उत्तर प्रदेश का, जहाँ मैंने 37.5 बरस सेवा की है। जितने यहाँ के माफिया हुए उनको आगे लाने में शुरुआत में तो कांग्रेस, लेकिन बाद में जो पूरे माफिया क्रिमिनल रहे उसको जो माननीय बनाया, सुरक्षा कवच दिया, वो दिया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने जितने बड़े अपराधी उतने बड़े समाजवादी, और वो शुरुआत किया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का डीपी यादव हो जिसको महेंद्र भाटी केस में आजम कारावास की सजा हुई, वो भी 1989 में जीता। और आपराधिक छवि उसको माननीय मुलायम सिंह जी ने 89-90 में मंत्री बना दिया था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कमलेश पाठक औरैया का, लखनऊ का अरुणा शंकर शुक्ला अन्ना, गोरखपुर का ओम प्रकाश
पासवान, जंगल पार्टी का यादव, देवरिया का, ये जितने बड़े अपराधी रहे उन सबको माननीय बनाया गया और उसका श्रेय जाता है माननीय मुलायम सिंह यादव को। फूलन देवी को, जिसने 22 को लोगों को एक ही दिन मार दिया था, उस गैंग ने उसको उसके केस वापस लेकर के 2 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया। एक ददुआ होता मेरे समय मारा गया, जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, क्राइम एजी, एसटीएफ, एटीएस सबका प्रभारी मैं था, मेरे समय में ददुआ मारा गया, ठोकिया मारा गया। ददुआ का चित्रकूट, बांदा, पाठा क्षेत्र और मध्य प्रदेश एरिया, इवन फतेहपुर, इलाहाबाद तक उसका, प्रयागराज तक उसका सिक्का चलता था। 7 लाख का इनाम। और उस अपराधी के बेटे को माननीय मुलायम सिंह जी ने जिला परिषद लड़ाया, किसी का हैसियत नहीं हुई, उसके खिलाफ चुनाव लड़ ले, निर्विरोध जीत गया। उसके बाद उसी वीर सिंह को जब बाप फरार है, विधायक का टिकट दिया, एमएलए बना। उसके भाई को मिर्ज़ापुर से टिकट दिया, बाल कुमार को, सांसद बना। उसके भतीजे राम सिंह को चुनाव में टिकट दिया, विधायक बना। तो ऐसे सातिर अपराधी जिनको खुलेआम प्रश्रय दिया गया, इसीलिए जब इनकी सरकारें आईं, समाजवादी पार्टी की सरकारें आएँ, तो इनका समानांतर शासन चला, ठेकों पर कब्जा, यही लेंगे, इसके अलावा कोई ले नहीं सकता। जेल में मुख्तार अंसारी 2004 अक्टूबर से है, 2005 अक्टूबर से है, और जेल में रह करके उसने पूरा अपना गैंग चलाया। जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की, जिस पर 500 गोलियां चलाई गई थी गाड़ी पर, AK-47 G3 से। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को मारने के लिए पहले लाइट मशीन गन की व्यवस्था की। तब मैं डीजी ऑफिस में आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था। डीएसपी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने लाइट मशीन गन पकड़ी, मुख्तार अंसारी के लिए आई थी, टाडा का मुकदमा कायम किया, पोटा का, तब पोटा हो गया था। और उसके बाद मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ऐसा हंगामा मच गया, मुख्तार अंसारी के खिलाफ क्यों पोटा का मुकदमा कायम हो गया, और उस डीएसपी को इतना तंग किया गया शैलेंद्र सिंह को, उसको इस्तीफा देना पड़ा। जब वो लाइट मशीन गन जो 1 किलोमीटर मार करती है, 600 राउंड पर मिनट फायर करती है, वो जब बरामद होता है, तो वो पोटा का मुकदमा जब शासन में जाता है, तो मुलायम सिंह जी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने की अनुमति नहीं दी, और 2 जो मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव थे, जो लाइट मशीन गन लाए थे, उनको 10-10 साल की सज़ा हो गई, मुख्तार को बचा लिया गया। और 1 साल बाद ही तुरंत उसका इतना मनोबल बढ़ा, जेल में गया, जेल से प्लान करके कृष्णानंद राय को मरवा दिया। अतीक अहमद, अरे अतीक अहमद के तो कुत्ते से माननीय मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते थे, अब भी आपको नेट पर फोटो मिल जाएगा। अतीक अहमद जब इन्होंने 2004 में टिकट दिया फूलपुर से पंडित नेहरू की सीट, जीता, इलाहाबाद पश्चिम खाली हुई, अपने भाई अशरफ को लड़ाया। ये जानता था कि हम 25 साल मेरी सीट पर कब्जा है, तो मेरा भाई से कोई नहीं जीतेगा, लेकिन राजू पाल जीत गए बहुजन समाज पार्टी के। अक्टूबर 2004 में राजू पाल जीतते हैं, और 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में दौड़ा कर मार डाले गए, और माननीय मुलायम सिंह ने जाकर के वहाँ क्या कहा कि नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, उसको बचाया जाता रहा। सीबीआई में केस गया, और उसी की पुनरावृत्ति हुई उमेश पाल हत्या। उसको इतना विश्वास था कि कुछ नहीं होगा अतीक, और खैर उसका क्या परिणाम हुआ सबको मालूम है। नटसेल में मुझे कहना है कि जब राजनीतिक पार्टियां इनको प्रश्रय देती हैं, तब इनका पैरेलल शासन चलता है, लोग इनके पास IAS IPS जाते हैं, इनकी सिफारिश करते हैं, इनसे करके पोस्टिंग लेते हैं, फिर तो दरोगा, थानेदार, तहसीलदार तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे इन लोगों ने तो हमारी पुलिस फोर्स को भी क्रिमिनलाइज किया है, उनको भी अपराधी बनाया और तमाम संपत्ति अर्जित की। और मैं योगी आदित्यनाथ को साधुवाद देता हूँ, पहला मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री ने क्या किया कि इनकी आर्थिक कमर तोड़नी है। तो जितनी इन्होंने अपराध से संपत्तियां कमाई थी, उसको सरकार ने वापस ले लिया, कब्जा कर लिया, और जो तमाम इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर, नजूल की ज़मीनों पर, गरीबियों को ज़मीनों पर कब्जा करके
उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। और अभी जो अतीक का बहुत बड़ा एरिया था जो बुलडोज़र चला था, उसी पर गरीबों के लिए मकान बने। और अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 15 दिन पहले चाबी दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी उस एरिया में मुस्लिम बहनें हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की 6-7 हज़ार करोड़ की संपत्तियों, तो फिर वो जो काफिला चलता था, 25-25 गाड़ियों का काफिला चलता था, सब अर्थतंत्र पर कब्जा था, वो ख़त्म हो गया। आज मुख्तार अंसारी को कभी सज़ा नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अब तक 6 केसेज में सज़ा हो चुकी है। उसका भाई अफजाल को सज़ा हो चुकी है, सांसदी चली गई। मुख्तार अंसारी को आप चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, तो मुख्तार अंसारी से मिल करके एक फर्जी केस लिखवाया गया रोपड़ ज़िले में। और उसके बाद यहाँ से आया कि साहब इन्होंने 10 करोड़ की एक बिल्डर से फिरौती मांगी है, वहाँ से प्रोटेक्शन वारंट आया, यूपी ने इनोसेंटली दे दिया। 90 दिन में चार्जशीट अगर नहीं लगती है तो आदमी की ज़मानत हो जाएगी। और यहाँ 90 दिन पूरा हो गया, पंजाब पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई, मुख्तार ने ज़मानत नहीं मांगी। 1.25 साल कांग्रेस सरकार उसे पालती रही। और बड़े बड़े वकील जब यूपी पुलिस भेजती थी, यूपी गवर्नमेंट कहती थी कि इनको हमें वापस दीजिए, इसके 1.5 दर्जन केसेस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, तो कभी कहा जाता था बीमार हैं, कभी कुछ, कोई बहाना। और पहली बार देश में एक प्रदेश को जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में गए तब मुख्तार अंसारी यूपी में। उसका क्या मकसद था? पंजाब में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। क्या था कि ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उसमें प्रियंका गांधी जी हों और राहुल गांधी जी हों, इन लोगों को था कि भैया तेरे माफिया को मैंने बचाया, योगी के ताप से बचाया, जिससे उसको लेकर के ये माइनॉरिटी का वोट पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले लें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये सब पार्टियां इन अपराधियों को बनाया। तो यूपी में तो हम लोगों ने नेस्त नामूद कर दिया, जेल में हैं, गले में तख्ती डालकर थाने पर जाते हैं कि हमको जेल भेज दीजिए। लेकिन पंजाब को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। उस पंजाब में थाना सिरहाली पर, चंडीगढ़ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। क्रिमिनल कहता हाँ मैंने मारा, गोल्डी बराल, तमाम जो क्रिमिनल हैं। तो ये केवल जो अरविंद केजरीवाल हैं, जहाँ पर खालिस्तान से संबंधित टेररिस्ट जो सर उठा रहे हैं, उसका कारण है उनका सपोर्ट लेकर ये सरकार बनाए हैं। सब जानते हैं। तो जब सरकार बनाएंगे, पैसा लेंगे, सपोर्ट लेंगे, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज पंजाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। भारत सरकार ने बड़ी मुश्किल से करके अमृतपाल को करके गुवाहाटी जेल में भेजा है। तो जब सरकारें उनको सपोर्ट करेंगी तो यही होता है जो पंजाब में, उसी का परिणाम है। जबकि उत्तर प्रदेश में देखिए अमन चैन है, आज माफिया दुम दबाए बैठा है, हैसियत नहीं हो रही है कि जेल से बाहर आ जाए। वो कहते हैं नहीं साहब हम जेल में ही सुरक्षित हैं। तो एक होता है इकबाल, अगर शासन का इकबाल रहता है, भले फोर्स कम हो, कानून व्यवस्था मजबूत रहती है। और जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तभी विकास होता है। अखिलेश जी की सरकार थी, रंगदारी, अपहरण, ये रोजाना की बात थी। कर करता जाएगा, डीजल भरा लेगा, पेट्रोल भरा लेता था, इनके समय में पैसा नहीं देगा। बिजनेसमैन से सौदा ले लिया दुकान से, पैसा नहीं देगा। फ़ोन करेगा इतना रंगदारी चाहिए, बिल्डर से लेगा पैसा। और आज योगी सरकार में ये संभव नहीं है। इसी कारण है कि 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि साहब अगर योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर कोई खतरा नहीं है। आज जो पूरी दुनिया के लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर, अब इंडिया को बताता हूँ। यूपीए सरकार में क्या होता था? दिल्ली ब्लास्ट, चाहे वो सरोजनी नगर ब्लास्ट हो, इंडिया गेट ब्लास्ट हो, ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते थे। जयपुर ब्लास्ट हुआ 2008 में, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ आपका 11 जुलाई 2006 को। बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुआ ट्रेन में, 209 मार दिए।
झावेरी मार्केट, ओपेरा हाउस, जर्मन बेकरी मंगलुरु में, हैदराबाद बुद्धा पार्क, हैदराबाद में गोकुल चाट, गुवाहाटी ब्लास्ट, मोदी जी के रैली में पटना ब्लास्ट, उत्तर प्रदेश में बनारस में 3 बार शीतला घाट, संकट मोचन, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, कचहरी ब्लास्ट, रामपुर सीआरपीएफ में अटैक। पूरे देश में धमाधम ब्लास्ट होते थे और कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी और रोकने के बजाय ये एक नई थ्योरी देते थे, भगवा आतंकवाद। 26/11 मुंबई 170 लोग मारे गए, हमारे 2 आईपीएस अफसर और मेजर उन्नीकृष्णन मारे गए और उसको ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा रूप दिया, पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो भगवा आतंकवाद है, जिसमें कसाब को फांसी की सजा हो गई। यहाँ जब फांसी हुई आपको मेनन को और गए उदा क्या नाम है जिसके बाद जब नारे लगे थे कि हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, अफजल गुरु, ये सब यहाँ पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। तो ये जब जा कर के रात में सुप्रीम कोर्ट खुलता था कि नहीं साहब इसको फांसी मत दीजिए, हर अरविंद केजरीवाल भी दस्तखत करते थे, अखिलेश यादव करते थे, जितने कांग्रेस नेता वो करते थे बचाने के लिए। आज जब मोदी सरकार आ गई तो 370 आर्टिकल हटा लिया, रोज पत्थरबाजी होती थी, अब हैसियत नहीं है। देश के हिंटरलैंड में बम ब्लास्ट होते थे, आज हैसियत नहीं है, सजाएं हो रही हैं। इसलिए भारत में विदेश से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि अगर उनको ज़रा सा डाउट होता कि मोदी सरकार नहीं आएगी 2024 में, ये देश कभी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ के लोग, भारत मजबूत है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री अर्थव्यवस्था होने जा रहा है, सामरिक रूप से हम बहुत मजबूत हैं। और जब ये स्थिति बनती है तो जो हम कहते हैं विश्व गुरु तब बनते हैं जब आप मजबूत होते हो। तो इसलिए जो हालत है, इसलिए हमारे लोगों का सर ऊंचा होता है कि आज मोदी जी की विश्व के दुनिया के नंबर 1 नेता है, इसलिए आ रहा है। तो आज तो आतंकवाद की ये ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए तभी अपराधी इस तरह के अपराध करता है जब राजनीतिक सपोर्ट होता है, जब एमएलए एमपी बन जाता है अपराधी, दर्जनों मर्डर का करने वाला, हत्याएं करने वाला, लूट करने वाला, रंगदारी करने वाला, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार अंसारी, सब रहे माननीय, लेकिन माननीय बन करके और ज़्यादा अपराध किए इन्होंने। कवच रहा, अगर ये माननीय ना होते तो शायद कब के ये मर गए होते। ऐसे अपराधी का जीवन जो है 5, 7, 8 साल से ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन माननीय बनाकर जो समाजवादी पार्टी, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी ने भी सपोर्ट किया था मुख्तार को, अतीक को भी किया था। तो इन लोगों ने जो करके बनाया, एक कवच दिया, इस कवच के कारण ये हुए। और आज योगी सरकार ने क्या किया है कि इनके कोर्ट में जो गवाही नहीं होती थी, गवाही करो, मुख्तार को आधा दर्जन केस में आजम कार्रवाई वो हो गया, सजा हो गई। विजय मिश्रा भदोही का लगातार वो भी जीतता था, वो भी मुख्तार गैंग से संबंधित है, उसको 2 केस में सजा हो गई और सजाएं होने वाली है। तो सजा करके जो माननीय का एक कवच था, एक लवादा ओढ़े थे, एक सफ़ेदी ओढ़े थे, इसको उतार कर फेंक दिया जा रहा है। सजा हो जाएगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये योगी सरकार ने किया है और इसीलिए दुनिया में मांग उठती है। अभी तो जब फ्रांस में हुआ तो एक देश ने कहा कि जर्मनी किसी विद्वान ने कहा कि साहब जोगी मॉडल लागू होना चाहिए। आज हम अपने प्रदेश में तमाम जगह उठती बात, जोगी मॉडल लाना चाहिए। तो जोगी मॉडल जो है यही एक तरीका है विकास और अपराधियों में खौफ, जो उत्तर प्रदेश में चरितार्थ हुआ है। तो ये थे हमारे साथ बृजलाल जी, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में बड़ी लंबी प्रशासनिक सेवा दी है इन्होंने, डीजीपी रह चुके हैं। और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी कि किस तरह से जो है अपराध और अपराधियों का विस्तार होता है, इस पर बड़ी ही विस्तृत जानकारी दी इन्होंने। साथ ही साथ में 2024 चुनाव को लेकर भी इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बुलंद राय रखी। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ उस पर भी इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। फिर हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे
जो देश और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।